तो स्वागत है आपका यूपीएससी क्लासेस में। मैं हूं हिमांशु पांडे और आज है आपका लेक्चर 19 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कोपन स्कीम का अपना सेकंड क्लाइमेटिक जोन यानी कि बी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्राई क्लाइमेट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ए क्लाइमेट जोन जिसमें हमने एएफ, एएम और एडब्ल्यू टाइप ऑफ क्लाइमेट्स देखे थे। तो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट में आज हम लोग देखेंगे डिजर्ट्स और ग्रासलैंड, जिसमें डिजर्ट्स में हम हॉट डिजर्ट्स और मिड लैटिट्यूड के कोल्ड डिजर्ट्स भी देखेंगे। और ग्रासलैंड की जब हम बात करेंगे तो हम सवाना, जो कि हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं, और स्टेपे की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में जो हमने सवाना देखे थे, जो हम एडब्ल्यू बात की थी, आज हम उनको BSH बोलेंगे। लेकिन आज हम सवाना को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो सवाना हम वहाँ पढ़े हैं वही सवाना है, ये वही ग्रासलैंड है, लेकिन हम स्टेपे पढ़ेंगे जो कि है BSK। तो बी ड्राई क्लाइमेट, इसको हमने डिवाइड किया है डिजर्ट्स और ग्रासलैंड्स के अंदर। तो डिजर्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे हॉट डिजर्ट्स ऑफ द सहारन टाइप यानी कि BWH। मैंने आपको बताया है बी है, इसका मतलब है ड्राई क्लाइमेट होने वाला है। और कैपिटल W का मैंने आपको बताया था डिजर्ट्स, स्मॉल w का मतलब बताया था विंटर ड्राई, और कैपिटल W का मतलब है डिजर्ट। H का मतलब क्या है? H का मतलब है कि ये ट्रॉपिकल रीजन का डिजर्ट है, यानी हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन की। H का मतलब आप ह्यूमिड से याद रख सकते हैं, जो कि कहाँ होगा? ट्रॉपिकल रीजन में। टेम्परेट और मिड लैटिट्यूड डिजर्ट्स लाइक द गोबी डिजर्ट। गोबी डिजर्ट हमारा चाइना और मंगोलिया के इलाके में पड़ता है। तो जो टेम्परेट होंगे यानी कि 30 डिग्री से ऊपर के दोनों ही हेमिस्फीयर में, नॉर्थ और साउथ में, तो उनको हम बोलेंगे BWK। बी से हो गया ड्राई क्लाइमेट, W से डिजर्ट, और K से मैंने आपको बताया था कूल, याद रखिएगा, जिससे आपको पता रहेगा कि ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर की बात कर रहे हैं, यानी मिड लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं। ग्रासलैंड्स में हम लोग देखेंगे सब ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड यानी कि BSH, और दूसरा देखेंगे टेम्परेट रीजन में जो ग्रासलैंड्स हैं जिनको हम बोलेंगे स्टेपे यानी कि BSK। बी से ड्राई क्लाइमेट हो गया, एस से हमारे सवाना स्टेपे जो हम बात कर रहे हैं, इनमें एस का मतलब है सेमी एरिड, यानी कि जो रेनफॉल है या ह्यूमिडिटी है वो कम प्रेजेंट है, यानी सेमी एरिड या अर्ध शुष्क हम जिसको बोलते हैं। और एच का मतलब हो गया ट्रॉपिकल रीजन में, और के का मतलब हो गया कूल से आप याद रखिए मिड लैटिट्यूड रीजन में। BSH यानी सवाना ग्रासलैंड्स को हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था AW, ऑलमोस्ट वही सवाना ग्रासलैंड यहाँ भी BSH के जरिए बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इस मैप में आपको कई सारे डिजर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा 30 डिग्री और 30 डिग्री की जो लाइन रहेगी, इसको हम बोलेंगे अपना ट्रॉपिकल रीजन। उसमें जो डिजर्ट्स मिलेंगे वो है हमारा सहारा डिजर्ट, यहाँ पे हमारा सहारा डिजर्ट हो गया। अरेबियन पेनिनसुलर डिजर्ट, यहाँ पे अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में हमारा ग्रेट सैंडी डिजर्ट और गिब्सन डिजर्ट। यहाँ पे नामीब डिजर्ट, ये यहाँ पे नामीबिया है अफ्रीका का, तो नामीब डिजर्ट, और ये हमारा कालाहारी डिजर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स हैं जिनको आपको याद रखने हैं। बाकी जब मैं मैप की सीरीज शुरू करूँगा मैं आपको फिर से ये बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे आपको अगर पता रहेगा कि आखिर ये डेवलप क्यों होते हैं तो आप इनको देखते जाइए तो आपको ज़्यादा याद रह जाने वाला है। तो ये हमारा अटाकामा डिजर्ट, यानी कि यहाँ पे हमारा कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ये अटाकामा डिजर्ट पड़ता है। अटाकामा डिजर्ट के ऊपर चूंकि पेरू है तो यहाँ पे पेरुवन डिजर्ट भी बोलते हैं हम इसको। तो ये हमारा जो चिली का इलाका है, ये सब हमारा अटाकामा डिजर्ट से कवर रहता है। और अटाकामा डिजर्ट के ही इधर यहाँ पे हमारा मिलेगा पेंटागोनियन डिजर्ट। तो ये सारे डिजर्ट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो जब हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं तो सहारा डिजर्ट हो गया, अरेबियन पेनिनसुलर डिजर्ट जो ये हमारा अरब का इलाका है, और ये हमारा ग्रेट सैंडी डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट। ऑस्ट्रेलिया के और भी डिजर्ट है, मैं अगले मैप में आपको दिखाता हूँ। नामीब डिजर्ट नामीबिया में, और कालाहारी डिजर्ट, अटाकामा डिजर्ट। तो ये हमारे ट्रॉपिकल रीजन के डिजर्ट्स हो गए। और अगर हम मिड लैटिट्यूड्स पे देखें यानी 30 डिग्री के ऊपर जाएंगे, तो अगर हम नीचे देखेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में तो हमारा ये पेंटागोनियन डिजर्ट ही मिलता है ना। और अगर हम नॉर्थ में देखते हैं तो मोजावे डिजर्ट अमेरिका का, चिंगुआ हुआ डिजर्ट, सोनोरन डिजर्ट, ये हमारे अमेरिका में स्थित जो मिड लैटिट्यूड्स के डिजर्ट हैं। यहीं अगर हम अरेबियन पेनिनसुला में देखते हैं तो नागेव डिजर्ट, और ईरान में हमारे मिलते हैं लुत डिजर्ट। लुत
डिजिट को हम लोग दस्ते लुत भी बोलते हैं, दस्ते लुत। और एक डिजिट और मिलता है हमको ईरान में ही, जिसको हम बोलते हैं दस्ते कबीर, दस्ते कबीर। तो ये ईरानियन डिजिट हो गए, है ना। ऐसे अरेबियन पेनिनसुला में अगर हम बात करें तो हमको डिजिट देखने को मिलते हैं रब अल खली और सीरियन डिजिट। तो अगले मैप में मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो इस मैप में आप देख सकते हैं वही डिजिट है। तो यहाँ पे हमने मुजावे डिजिट आपको बताया था, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मुजावे डिजिट है। और ये ऊपर ये वाला है हमारा ग्रेट बेसिन डिजिट। ये कई पार्ट्स में एक ही डिजिट के कई सारे एक्सटेंशन है। जैसे ये वाला हमारा यहाँ हो गया सोनोरन डिजिट, है ना, ये वाला हो गया चिहुआ हुआ डिजिट। तो ये आप बोल सकते हैं मिड लैटिट्यूड और ट्रॉपिकल रीजन में दोनों में फैले हुए डिजिट है। तो ये अमेरिका के डिजिट हो गए। इसके बाद अगर हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो हमको देखने को मिलता है पेरुवियन डिजिट, जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा पेरू है। तो पेरुवियन डिजिट यहाँ पे देखने को मिलता है। अटाकामा डिजिट जो चिली तक जाएगा। और यहाँ पे हमारा अर्जेंटीना में ये पेंटागोनियन डिजिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक मॉन्टे डिजिट भी है। तो ये काफ़ी सारे डिजिट है। आपको देखना है कि जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे जितने डिजिट मिल रहे हैं वो हमें ज़्यादातर वेस्टर्न पार्ट पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये अमेरिका की बात करें, यहाँ नीचे भी देखेंगे, नीचे का तो मिड लैटिट्यूड का रीजन आ जाएगा, वहाँ पे डिजिट क्रिएट होने का रीजन दूसरा है, क्योंकि वहाँ पे रेन शैडो रीजन है, वो अभी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन आप देखिएगा कि जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, ये वाला रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, तो उसमें जो हमारे डिजिट मिल रहे हैं वो वेस्टर्न पार्ट में मिल रहे हैं। यहाँ अमेरिका में भी आप देख सकते हैं। और नूबियन डिजिट, ये नूबियन डिजिट हमारा यहाँ का है, सहारा डिजिट का ही हिस्सा है, ये पूरा सहारा डिजिट है। अगर हम नाबीब डिजिट की बात करें, ये हमारे वेस्टर्न पार्ट पे, तो यहाँ से हमारी एक कोल्ड करंट भी जाती है। यहाँ पे कैनरी करंट है, जो मैं ओशनोग्राफी में आपको बताऊंगा करंट्स के बारे में। तो यहाँ से हमारी एक कोल्ड करंट जाती है जिसको हम बोलते हैं कैनरी करंट। तो कोल्ड करंट के जाने से भी यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है, ये मैं अगली स्लाइड में आपको डिस्कस करता हूँ। तो ये हमारे नाबीब डिजिट हो गया, ये हमारा इंडिया का थार डिजिट हो गया, ये भी वेस्टर्न साइड पे है ना। यहाँ अरबियन पेनिनसुला, ये ज़्यादातर इलाका डेजर्ट है। और जो मिड लैटिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो हमारा तुर्किस्तान डिजर्ट, गोबी डिजर्ट, ये क्रिएट होते हैं ड्यू टू कंटिनेंटलिटी, क्योंकि ये कंटिनेंट में अंदर की तरफ हैं, जिससे कि जो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स होती हैं वो वहाँ तक जाते जाते अपनी मॉइस्चर खो देती हैं, वहाँ पे रेनफॉल नहीं हो पाता है। बाकी ये मैंने आपको बताया था 3 और 4, दस्ते कबीर, दस्ते लुत, और अरेबियन पेनिनसुला में 1 यानी कि रबल खली, और जो ऊपर की साइड है दूसरा सीरिया में सीरियन डिजर्ट। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट डिजर्ट्स हैं। और यहाँ पे अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो हमारे 4 डिजर्ट हैं। ऊपर सबसे है ग्रेट सैंडी डिजर्ट, उसके नीचे है हमारा गिब्सन डिजर्ट, उसके नीचे है हमारा विक्टोरिया, और यहाँ पे है ये तिरछा वाला, ये है सिम्पसन डिजर्ट। तो ये आप एक बार अपने मैप में बना सकते हैं और इनको याद रखने का प्रयास करेंगे। इस मैप में हम फिर से देखते हैं कि ये डिजर्ट क्रिएट होने के रीजन क्या हो सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, यानी कि अपने सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। लेक्चर था प्लेनेटरी विंड्स का। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इक्वेटर है वहाँ पे हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है ना। इससे मैंने बताया था कि विंड्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बनता है तो ऊपर जाएंगी और क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और जो विंड होंगी वो डिसेंड होंगी कहाँ पे, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट पे, जो कि हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो अब मैंने आपको जब बताया था कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, वहाँ पे विंड इक्वेटर से उठ के वहाँ पर डिसेंड होंगी, तो डिसेंड होने वाली जो विंड होती है उसके पास मॉइस्चर नहीं होता है, वो रेनफॉल के लिए जिम्मेदार नहीं है। जो हॉट और मॉइस्चर वाली विंड्स होती हैं वो रेनफॉल कराती हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि सहारन डिजर्ट हो गया, या यहाँ पे अमेरिका का हमारे जो डिजर्ट है ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में पड़ रहे हैं। और नीचे भी आप देख सकते हैं 30 डिग्री साउथ पे, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होने से यहाँ पे रेनफॉल की कमी है। ये तो हमारा पहला रीजन हो गया, क्योंकि इससे हमारा क्या है, लैक ऑफ रेन बियरिंग मैकेनिज्म। तो पहला रीजन ये हो गया। और फिर हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी कंटिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे कोल्ड करंट भी फ्लो करती हैं, चाहे वो यहाँ पे हो गई
या यहाँ से हो गई, जब मैं ओशनोग्राफी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो कोल्ड करंट फ्लो होने से वो एरिया डेसिकेटिंग इफेक्ट मिलता है उस एरिया को, डेसिकेटिंग इफेक्ट। डेसिकेटिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि मॉइस्चर लूज करना। जैसे लैब वगैरह में आप लोगों ने अगर कभी देखा हो तो एक डेसिकेटर होता है ऐसा, उसमें अगर हम कोई भी चीज़ डाल देते हैं तो मॉइस्चर उसकी लूज हो जाती है, उसको डेसिकेटर बोलते हैं। तो डेसिकेटिंग इफेक्ट का मतलब हो गया कि शुष्कता आती है, वहाँ पे मॉइस्चर कम होती है। क्योंकि अगर वार्म करंट रहती है इस जगह पे, ये दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं तो वार्म करंट वगैरह रहती है, तो वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होती है। तो कोल्ड करंट के होने से भी वहाँ पे एरिडिटी आती है या डेसिकेटिंग इफेक्ट मिलता है कंटिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में, जब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। और एक रीजन हम देख चुके हैं कि वहाँ पे रेन बियरिंग मैकेनिज्म की कमी है, क्योंकि जो विंड्स हैं वो वहाँ पे डिसेंड हो रही हैं और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ना कि लो प्रेशर है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटर की तरफ आने वाली जो विंड्स हैं वो ईस्टर्ली है, यानी ईस्ट डायरेक्शन से आती है ना। तो इससे होगा क्या कि ये ऑफशोर ट्रेड विंड्स का काम करेंगी। कहने का मतलब है कि अगर ये विंड ओशन से कंटिनेंट की तरफ जाती तो ओशन की मॉइस्चर को ये कंटिनेंट में रेनफॉल के जरिए पास करती, लेकिन अभी ये कंटिनेंट से ओशन की तरफ आ रही है, यानी वाटर बॉडी की तरफ आ रही है, इसलिए जो रेन है वो कंटिनेंट में नहीं होगी और वहाँ पे एरिडिटी आएगी। तो ये तीनों रीजन हम देख सकते हैं कि क्यों सब ट्रॉपिकल रीजन में वेस्टर्न साइड में कंटिनेंट के डिजर्ट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो हमारे ऑप्शनल में अभी ये लिखने को आ सकता है, आप अगर मेंस देंगे तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं हॉट डिजर्ट क्लाइमेट। तो हम अपना सबसे पहला वाला शुरू कर रहे हैं, BWH, बी ड्राई, W डिजर्ट, H लो लैटिट्यूड्स। H को मैंने ह्यूमिडिटी से आपको बोला है याद करने के लिए, लेकिन H का मतलब क्या है कोपन की स्कीम में लो लैटिट्यूड। आप H से ह्यूमिड एरिया याद रखेंगे जिससे आपको ट्रॉपिकल एरिया याद आएगा, लेकिन H का मतलब क्या है लो लैटिट्यूड। तो ऑफशोर ट्रेड विंड्स ये मैंने आपको बता दिया। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कंटिनेंट बिटवीन लैटिट्यूड 15 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हॉट डिजर्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे। सहारा डिजर्ट जो कि 3.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट, अरेबियन डिजर्ट, ईरानियन डिजर्ट जिसमें मैंने आपको बताया दस्ते दस्ते कबीर, थार डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट और नाविब डिजर्ट अफ्रीका का। फिर यहाँ पे अमेरिका के मोहावे, सोनोरन, कैलिफोर्नियन और मैक्सिकन डिजर्ट। यूएसए के नीचे हमारा मैक्सिको पड़ेगा, तो वही जो डिजर्ट है सारे उनका ही एक्सटेंशन है, इसको मैक्सिकन डिजर्ट भी बोलते हैं। अटाकामा और पेरुवियन डिजर्ट। अटाकामा डिजर्ट हमारा मिलता है उसके बाद ऊपर पेरू साइड पेरुवियन डिजर्ट ना, यहाँ पे पैटागोनियन डिजर्ट। तो ये हमारे डिजर्ट्स हो गए। इस मैप में हम लोग देख सकते हैं, तो जो अटाकामा और पेरुवियन डिजर्ट है वो हमारा ड्राइएस्ट है, सबसे ज़्यादा ड्राई डिजर्ट है, बिल्कुल भी ना के बराबर जहाँ पे रेनफॉल होती है। तो इसका रीजन हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एंडीज है। जो नॉर्थ अमेरिका की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा रॉकीज़ है, और इसके बाद जब साउथ अमेरिका में है वो हमारा एंडीज़ है, यानी एंडीज़ यहाँ पे पूरे में फैला हुआ है। एंडीज़ की जो माउंटेन चेन है वो हमारी साउथ अमेरिका में फैली हुई है। तो एंडीज के कारण यहाँ पे जो इस तरफ का एरिया हम देखते हैं तो वहाँ पे रेन शैडो इफेक्ट आता है। मैंने आपको बताया है कि अगर बीच में माउंटेन आ जाएगा तो जो रेन है वो इसी साइड हो जाएगी, यहीं पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, रेन हो जाएगी, और इस साइड कैटाबैटिक विंड यानी कि ड्राई विंड जाएगी, ड्राई और वार्म विंड जाएगी जो कि रेनफॉल नहीं कराएगी। तो एंडीज माउंटेन चेन के आने से ये रेन शैडो रीजन में आ जाता है, पीछे का एरिया यानी जो अर्जेंटीना वगैरह का एरिया है। तो यहाँ पे हमारा पैटागोनियन डिजर्ट पैदा हो जाता है। तो एक रीजन तो हमारा हो गया कि बिकॉज ऑफ एंडीज माउंटेन चेन एक रेन शेडो इफेक्ट जनरेट होता है। दूसरा हमारा रीजन है कि जो विंड्स हैं वो ऑफशोर हैं। ये मैंने आपको बताया कि ऑफशोर विंड्स का मतलब है कि जो हमारी ईस्टर्ली है वो ऐसे जाती है, ये हमारा 40 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो कहीं इधर से हम अगर बात करें तो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है ना, तो वो ऑफशोर होने के कारण भी यहाँ पे मॉइस्चर या प्रेसिपिटेशन नहीं करा पाती है। कोल्ड ओशियन करंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा एक कोल्ड ओशियन करंट भी डेवलप होता है जिससे यहाँ पे डेसिकेटिंग इफेक्ट मिलता है। और जो अपवेलिंग, मैंने आपको अपवेलिंग पढ़ाया था जब मैं आपको अल नीनो वगैरह बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा और यहाँ पे हम साउथ अमेरिका की जब बात करते थे तो मैंने आपको बताया था कि कोल्ड करंट होने से नीचे से अपवेलिंग होती थी, ठंडा पानी ऊपर आता था, है ना,
तो गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो देख लीजिए। तो मैंने उस अल नीनो वाले लेक्चर में बताया था कि कोल्ड करंट के होने से यहाँ पे अपवेलिंग होती थी और न्यूट्रिशस इन्वायरमेंट क्रिएट होता था फिशरीज के लिए। तो एक हमारा रीजन हो गया कोल्ड ओशन करंट और अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, है ना। और दूसरा रीजन हमारा ईस्टर्लीज ऑफशोर ट्रेड विंड्स जो कि मॉइस्चर को दूर ले जाती हैं। और एक रीजन हो गया रेन शैडो इफेक्ट। अब हम देखते हैं मिड लैटिट्यूड डिजर्ट यानी कि BWK। अभी तक हम देख रहे थे ट्रॉपिकल रीजन में जो डिजर्ट्स हैं, अब हम देखते हैं मिड लैटिट्यूड्स में यानी और ऊपर जाते हैं तो जो डिजर्ट्स मिलते हैं उनका रीजन क्या है। द टेम्परेट डिजर्ट्स आर रेनलेस बिकॉज ऑफ आइदर कंटिनेंटलिटी, यानी जैसे हमारा गोबी डिजर्ट हमको देखने को मिला था वो वाटर बॉडीज से काफ़ी दूर कंटिनेंट्स के अंदर साइड है, जिससे कि वहाँ पे मॉइस्चर कैरिंग जो विंड है वाटर बॉडीज से वो वहाँ पे रेनफॉल नहीं करा पाती हैं। यह रीजन हो सकता है रेन शैडो इफेक्ट जो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे पेटागोनियन डिजर्ट के बारे में मैंने बताया कि एंडीज के कारण वो रेन शैडो इफेक्ट में आ जाता है। फिर हम लद्दाख की बात करते हैं, किजिलकुम की बात करते हैं, ये उज्बेकिस्तान में है किजिलकुम, तुर्किस्तान, तकलामकान चाइना का तकलामकान, गोबी मंगोलिया चाइना में, ये सब सेंट्रल एशिया के। मैं आपको मैप कराऊंगा तो आपको ये याद हो जाएंगे। बाकी आप अपने से भी प्रयास कर सकते हैं कि आप अपने जो प्लेस आ रहे हैं उनको आप मैप पे देखते जाइए। तो सेंट्रल एशिया के हमारे जो ये डिजर्ट्स हो गए, तो ड्राई पोर्शन ऑफ ग्रेट बेसिन डिजर्ट ऑफ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, मैंने यूएसए में भी आपको दिखाया कि कौन कौन से डिजर्ट्स वहाँ पे मिड लैटिट्यूड्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं डिजर्ट क्लाइमेट की। तो रेनफॉल की बात करेंगे दोनों में, हॉट और कोल्ड डिजर्ट्स में, टेम्परेचर की बात करेंगे और क्लाइमेटिक कंडीशंस इन मिड लैटिट्यूड डिजर्ट्स। तो रेनफॉल की बात करते हैं। डिजर्ट्स वेदर हॉट और मिड लैटिट्यूड हैव एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ लेस देन 25। डिजर्ट्स का मतलब ही है कि वहाँ पे रेनफॉल कम होगा, तो लेस देन 25 सेंटीमीटर हमारा प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल रहेगा। अटाकामा जो कि मैंने बोला था कि ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ पे, इस पर प्रैक्टिकली नो रेनफॉल होती है ना, कोई रेन नहीं होती है। रेन नॉर्मली अकर्स एज वायलेंट थंडरस्टॉर्म, जब रेन होती है तो वायलेंट थंडरस्टॉर्म की तरीके से होती है, कन्वेक्शनल टाइप की होती है ना। कन्वेक्शनल टाइप में मैंने आपको बताया कि गर्म हवा हीटेड होकर ऊपर जाएगी और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज करेगी और रेनफॉल होगा। और कैटाबेटिक विंड या मॉइस्चर लेस जो विंड रहेगी वो डिसेंड हो जाएगी हाई प्रेशर एरिया में। टेम्परेचर ऑफ हॉट डिजर्ट की बात करें तो देयर इज नो कोल्ड सीजन। अगर हॉट डिजर्ट है तो उसका नाम ही हॉट है, तो कोल्ड सीजन नहीं होगा इन द हॉट डिजर्ट। एंड द एवरेज समर टेम्परेचर जो होगा अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस होगा, जो एवरेज समर टेम्परेचर रहेगा। बाकी हाई तो हम देख सकते हैं कि अल अजीजिया जो लीबिया पे में एक जगह है, वहाँ पे 57.77 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था 1922 में। तो डायर्नल रेंज होगी जो टेम्परेचर की, यानी दैनिक तापांतर जो होगा एक दिन में सबसे ज़्यादा और सबसे कम टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा, तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा हीटेड रहेगा, लेकिन जब नाइट आएगी तो मैंने आपको बताया था अपने इनिशियल लेक्चर्स में, क्योंकि दिन में क्या होगा कि जो सन है वो अपने शॉर्ट वेव रेडिएशन एमिट करता है जिसको अर्थ एब्जॉर्ब करती है, और फिर नाइट में लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिट करती है। तो दिन में तो काफ़ी गर्मी पड़ती है और रात में हमें काफ़ी ठंडक का अनुभव होता है। तो यहाँ पे जो डायर्नल रेंज है, यानी कि रात में ठंडक हो जाने से, काफ़ी ज़्यादा ठंडक हो जाने से और दिन में काफ़ी ज़्यादा हॉट रहने से, ये डायर्नल रेंज होती है हमारी टेम्परेचर की, वो ज़्यादा होती है यहाँ पे। जैसे हम अगर अपने इंडिया के नॉर्थ रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे इतना डायर्नल रेंज नहीं रहती है, क्योंकि जैसा टेम्परेचर दिन में है ऑलमोस्ट थोड़ा सा ड्रॉप होता है नाइट में। लेकिन जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं, डेजर्ट रीजन की बात करते हैं, तो नाइट में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर नीचे गिरता है। अब क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं मिड लैटिट्यूड डिजर्ट की। तो शेल्टर्ड बाय द हाई माउंटेन्स, तो हाई माउंटेन्स हैं उनके शेल्टर में है ये। इससे क्या होता है, कट ऑफ रहते हैं रेन बियरिंग विंड से, इसलिए यहाँ पे एरिडिटी रहती है या रेनफॉल नहीं होती है। स्नोफॉल होता है विंटर में स्नोफॉल भी होता है। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मच ग्रेटर का मतलब है, अब सीधी सी बात है कि जब स्नोफॉल तक हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो एनुअल रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी टेम्परेचर की, यानी कि पूरे साल में अगर हम बात करें सबसे कम टेम्परेचर और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर की, तो वो काफ़ी ज़्यादा है अगर हम हॉट डेजर्ट से अगर इसकी कंपैरिजन करते हैं। और कंटिनेंटलिटी की हम बात करते हैं मिड लैटिट्यूड में, तो ये भी एक कारण रहता है कि जो इतने एक्सट्रीम्स आते हैं टेम्परेचर के, एक्सट्रीम्स का मतलब है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत कम टेम्परेचर होने का। तो
अगर कोई भी एरिया है, जैसे इंडिया का साउथ रीजन की बात करते हैं, तो ओशन से लगा हुआ है, तो वहाँ पे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कारण एक मैरीन इफेक्ट आता रहता है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर के नहीं होने पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ पे हमारा तकला मकान या गोबी डेजर्ट है, तो यहाँ पे ओशन बॉडीज से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पे कंटिनेंटलिटी के कारण बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम देखने को मिलते हैं, यानी मिड लैटिट्यूड्स के डेजर्ट्स में। तो विंटर आर ऑफन सिवियर फ्रीजिंग लेक्स एंड रिवर्स एंड स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स बिलो ऑल द टाइम। तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। डेजर्ट की वेजिटेशन अगर हम देखेंगे तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे मॉइस्चर कम है। अब दिमाग में हमेशा हॉट डेजर्ट मत रखिएगा, हॉट डेजर्ट भी होते हैं और कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, जैसा मैंने आपको पढ़ाया है। तो डेजर्ट का बस एक ही मतलब है कि वहाँ पे मॉइस्चर कम है। तो वहाँ पर कैसी वेजिटेशन हमको देखने को मिलेगी, उसको हम बोलते हैं जीरोफाइटिक या ड्रॉट रेजिस्टेंट, यानी सूखे से लड़ने वाले। तो वो कब लड़ेंगे कि जब उनकी जो पत्तियाँ हों वो ब्रॉड ना हो। जैसे इक्वेटोरियल रीजन हमने देखा था, काफ़ी ब्रॉड लीव्स थी, तो उनसे होता क्या है कि वो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा करती हैं, यानी पानी का ज़्यादा इवापोरेशन करती हैं। तो उसकी जगह ये हम देख रहे हैं इस टाइप के पत्तियों वाले पेड़ वहाँ पे पाए जाएंगे, यानी एक तो वायरी होंगे, वायर से होंगे, बहुत कड़ी होंगी पत्तियाँ, है ना, और बहुत छोटी नुकीली होंगी, जिससे कि उनको इतना एरिया ही नहीं मिलेगा कि वो ट्रांसपिरेशन कर पाएँ। जड़ें कैसी होंगी, काफ़ी लंबी होंगी अर्थ में, जिससे कि जहाँ भी पानी मिले वहाँ से पानी ले पाए। तो ये हम फिगर ही देख के अगर याद रखने की कोशिश करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि डेजर्ट वेजिटेशन कैसा होगा। तो जीरोफाइटिक बोलते हैं इसको हम, ये ड्रॉट रेजिस्टेंट। दिस इंक्लूड्स कैक्टाई यानी कैक्टस, थॉर्नी बुशेस, लॉन्ग रूटेड वायरी ग्रासेस एंड स्कैटर्ड ड्वार्फ एकेसिया। ड्वार्फ एकेसिया हमने सवाना में भी देखा था, तो ड्वार्फ एकेसिया भी यहाँ पे मिलेगा। डेट पॉम यहाँ की खेती का मुख्य हिस्सा है, खजूर, डेट पॉम। इंटेंस इवेपोरेशन इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ सॉइल। तो इतना ज़्यादा इवेपोरेशन होने से क्या हो जाता है, सैलिनिटी यानी कि लवड़ीकरण जो है मिट्टी का वो बढ़ता जा रहा है। सो दैट द डिजॉल्व सॉल्ट्स ट्रेंड टू एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस। इसलिए जो सॉल्ट्स हैं वो सरफेस पे जमा होते जाते हैं, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो पूरा उड़ जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा है प्रेसिपिटेशन से, और यहाँ पे जो सॉल्ट है उसका सरफेस पे एक्यूमुलेशन होता रहता है, जिससे कि एरिडिटी और बढ़ती है और वो फसल उगाने योग्य नहीं रह जाता है। इससे हमारे बनते क्या हैं, दो हमारे, जब मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा आपको तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बजाडा और प्लाया इनका फॉर्मेशन होता है। क्यों, ये आप देख सकते हैं, ये अगर हमारा डेजर्ट का रीजन है तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, मॉइस्चर उड़ जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट के पैन बन जाएंगे, इसको हम बोलेंगे बजाडा, है ना। और ये हमारा जो प्लाया लेक है, यानी कि जो लेक रीजन रहता है और वहाँ का पानी जब इवापोरेट हो जाता है, वहाँ डिप्रेशन बन जाता है, उसको हम प्लाया लेक बोलते हैं। ये एलुवियल फैन है, जो ऊपर अपलैंड से नीचे गिरता हुआ पानी होता है, पानी तो उड़ जाता है और बाकी जो डिपॉजिट बचता है वो एलुवियल फैन है, और इसी को हम बजाडा भी बोलते हैं, है ना। Absence of moisture retards the rate of decomposition and desert soils are very deficient in humus। तो जो ह्यूमस है वो भी, ह्यूमस बनता कैसे है सॉइल में, जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो गिरती हैं, उनमें से ऑर्गेनिक एसिड्स निकलते हैं और वो मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पे पत्तियां भी नहीं है, मॉइस्चर भी नहीं है, इसलिए रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी बहुत कम है पेड़ पौधों का, इसलिए ह्यूमस भी यहाँ की मिट्टी में नहीं मिलता है। मोस्ट डिजर्ट सरफ्स हैव लॉन्ग रूट्स होंगे, मैंने आपको बता दिया क्यों। फ्यू और नो लीव्स, ये भी देख लिया। और लेदरी, चिपचिपी, वैक्सी टाइप की, हैरी और नीडल शेप्ड रहेंगी पत्तियाँ, टफ स्किन रहेगी। तो ये वहाँ में अनुकूलन या वहाँ के वातावरण में रहने के लिए ऐसा इनको होना पड़ेगा। लाइफ इन द डेजर्ट, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे बद्दू जो है अरब के, वो अरब में मिलेंगे। ऑक्यूपेशन नोमैडिक हर्ट्समैन, यानी नोमैडिक यानी बंजारे जो होते हैं घूमते रहते हैं, उनको नोमैडिक बोलते हैं। तो तुर्क बोलेंगे, सहारा में मिलेंगे। गोबी मंगोल है तो गोबी में। ये बुशमैन, ये हमारे कालाहारी डेजर्ट में मिलेंगे। ये क्या है, प्रिमिटिव हंटर्स एंड कलेक्टर। हंटर कलेक्टर मतलब जो हंट करते हैं और कलेक्ट करते हैं। बिंदुबू ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं द सेटल्ड कल्टीवेटर्स, ऐसे कल्टीवेटर जो सेटल हैं, सेटल होकर फसल उगाते हैं। तो ये इजिप्ट है हमारा, अफ्रीका का। तो मॉडर्न कंक्रीट डैम्स, ये मॉडर्न लिखा है, ये मॉडर्न है। तो मॉडर्न कंक्रीट डैम्स कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस नाइल, जो नाइल रिवर है हमारी, ये हमारी नाइल रिवर है, ये जाके मेडिटेरियन सी में मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आसवान और सैनार डैम,
क्योंकि ये डिजर्ट रीजन है तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के आने के साथ साथ काफ़ी सारे विकास हुए और सेटल कल्टीवेटर्स वहाँ पे रहने लगे, यानी कि कल्टीवेटर से वहीं पे सेटलमेंट बनाने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारे डैम्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, जैसे असवान डैम हो गया या सैनार डैम, आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, सैनार डैम, तो ये सब हमारे नाइल पे बने, तो वहाँ पे सेटल कल्टीवेटर्स आने लगे। इन द सेम वे डेजर्ट कल्टीवेटर रिलाई ऑन द इंडस इन पाकिस्तान, ऐसे पाकिस्तान में इंडस पे, टिग्रिस यूफ्रेटिस की बात हम करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा ईरान है और यहाँ पे अरब पेनिनसुला है, तो ये हमारे इराक से, ये इराक है, ये हमारे टिग्रिस और यूफ्रेटिस जो रिवर है वो जाती है। तो टिग्रिस यूफ्रेटिस इन इराक एंड द कोलोराडो इन इंपीरियल वैली ऑफ कैलिफोर्निया। तो कोलोराडो रिवर जो है ये आप देख सकते हैं, ये कोलोराडो रिवर है यूएसए की। तो यहाँ पे एरिड रीजन था, मैंने आपको बताया था, कई सारे डिजर्ट यहाँ पे बताए थे मैंने आपको। तो यहाँ पे ये रिवर पे काफ़ी सारे डैम बने, जैसे आप देख सकते हैं होवर डैम, है ना। तो ऐसे ये कई सारे डैम बने जिनसे यहाँ पे सेटल कल्टीवेटर्स डेवलप हुए। इन द डिजर्ट्स वेयर एवर देयर आर ओसिस, ओसिस क्या होते हैं? ये डिप्रेशंस होते हैं वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस। तो अंडरग्राउंड वाटर है ना जो वो सरफेस पे आ जाता है, उनको हम ओसिस कहते हैं। जैसे मोरक्को में एक टेफिलालेट ओसिस है जो 5000 स्क्वायर माइल से भी बड़ा है ना। A wall is usually constructed around the oasis to keep out the violent dust storm called simoom। तो सिमूम क्या है? बहुत वायलेंट डस्ट स्टॉर्म होते हैं, जो तेज हवाएं चलती हैं सिमूम में डस्ट की। तो इन ओसिस को बचाने के लिए क्या होता है, वहाँ पे वॉल खड़ी कर देते हैं जिससे कि यहाँ पे ना आ पाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री इज द डेट पॉम। तो वहाँ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री क्या है? डेट पॉम, मैंने आपको बताया। अदर क्रॉप्स जो कल्टिवेट की जाती हैं, मेज यानी मक्का, बर्ली, बाजरा, वीट, कॉटन, केन सुगर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब। आगे देखते हैं। तो ये मैंने आपको मोरक्को बताया, मोरक्को आपको आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। देखो बिना मैप के तो ज्योग्राफी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी आपको कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा, मैप्स भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं इसलिए इतने सारे मैप्स आपको डालते रहता हूँ कि मैं अगर मोरक्को बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा मोरक्को रीजन या मोरक्को कंट्री हो गई अफ्रीका की। ये मैंने आपको बताया था, ये था इजिप्ट हमारा, जहाँ पर मैंने यहाँ से बताई थी नाइल रिवर, और जो कि मेडिटेरियन सी में सबमिट होती है। माइनिंग की बात करते हैं। गोल्ड इज माइंड इन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट। कलगुरली और कूलगार्डी ये काफ़ी लार्ज टाउन बन गए, माइनिंग के कारण इनका डेवलपमेंट हुआ। इन द कालाहारी डिजर्ट, जिसको हम थर्स्ट लैंड भी बोलते हैं, द डिस्कवरी ऑफ डायमंड एंड कॉपर हैज़ ब्रॉट मैनी वाइट मैन। तो जो कालाहारी डिजर्ट हमने देखा था अफ्रीका में, तो वहाँ पे भी डायमंड और कॉपर की डिस्कवरी होने से ये रीजन भी डेवलप हुआ है, जिसकी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया का भी मैं आपको ये रीजन दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये कूलगार्डी और ये कालगुरली, तो ये रीजन आप मैप पे देख सकते हैं। अफ्रीका की जो मैं बात कर रहा हूँ कालाहारी डिजर्ट की, ये हमारा रीजन है कालाहारी डिजर्ट वाला, जहाँ पे माइनिंग के कारण वहाँ पे भी डेवलपमेंट शुरू हो गया। अब ये एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कलीचे करके हमारे स्टोन होते हैं जो माइनिंग किए जाते हैं। ये क्या होते हैं? इन अटाकामा इन नॉर्दर्न चिली लार्ज माइनिंग कैंप्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द माइनिंग ऑफ कलीच या कलीचे। ये क्या होता है? सीमेंटेड ग्रेवल्स होते हैं फ्रॉम विच सोडियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर इज एक्सट्रैक्टेड। तो सोडियम नाइट्रेट निकलता है कलीचे या कलीच करके, जो सीमेंटेड ग्रेवल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के। बिसाइड नाइट्रेट कॉपर इज ऑल्सो माइंड। चुकी का माता है ना, ये चुकी का माता काफ़ी फेमस जगह है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉपर टाउन इसको बोलते हैं, है ना। तो चुकी का माता आप याद रखिएगा कि ये कॉपर टाउन है, कॉपर का लार्जेस्ट माइनिंग यहाँ पे अवेलेबल है। इन द डिजर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका सिल्वर इज माइंड इन मैक्सिको, यूरेनियम इन ऊटाह एंड कॉपर इन नेवाडा। तो ये अमेरिकन रीजन है, ऊटाह नेवाडा, है ना। तो सिल्वर मैक्सिको में हो गया, और यूरेनियम ऊटाह यूएसए का, और कॉपर नेवाडा में। ये सारे रीजन आपको पता चल जाएंगे जब मैं मैप पढ़ाऊंगा। तो डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मैनी पार्ट्स ऑफ द सहारन एंड अरेबियन डिजर्ट हैज ट्रांसफॉर्म द रीजन। तो ये मैं बात कर रहा था कि कैसे माइनिंग से इन रीजन्स का डेवलपमेंट अकर हुआ। अब हम पढ़ेंगे, हमारे डिजर्ट्स हो चुके हैं, हॉट डिजर्ट हो गए, मिड लैटिट्यूड्स के डिजर्ट्स हो गए। अब हम देखते हैं स्टेपे और टेम्परेट ग्रासलैंड, है ना, यानी कि BSK। के का मतलब है मिड लैटिट्यूड्स के जो ग्रासलैंड्स हैं, यानी जिनको हम बोलेंगे स्टेपे।
तो स्टेपे और टेम्परेट ग्रासलैंड ये हो गए, इनमें हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, इनका क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, तो अभी हम बात कर रहे हैं मिड लैटिट्यूड्स की, तो ये सब ट्रॉपिकल एरियाज के ऊपर की बात होगी। यूएसए में हम ग्रासलैंड्स को बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे प्रेरी, है ना, प्रेरी। और अर्जेंटीना में बोलते हैं पंपास, या साउथ अमेरिका में ये अर्जेंटीना है हमारा, तो यहाँ पे हम पंपास बोलते हैं। साउथ अफ्रीका की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं वेल्ड, है ना। वेल्ड भी दो तरीके के होते हैं, हाई वेल्ड और लो वेल्ड। तो वेल्ड कभी कभी फेल्ट भी आप सुन सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा यूरोपियन से लेके रसिया का पूरा रीजन है, यानी कि हम यूरेशिया बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा स्टेपेस बोला जाता है, जो ये ग्रासलैंड है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी ये मिलते हैं, जिनको हम डाउन्स बोलते हैं। तो ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पंपास है ये यहाँ पे, ये हमने पढ़ लिया है। ये यहाँ पे लानोस, यहाँ पे कंपोस दिखा नहीं रहे हैं अभी, यहाँ पे लानोस है, यहाँ पे कंपास है, ये सेल्वास है हमारे, ग्रैंड चाको यहाँ बोलते हैं, है ना। और ये हमारे पंपास हैं जो कि स्टेपे है, स्टेपे या मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स है। ये हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका का साउथ अफ्रीकन रीजन है ये। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाई वेल्ड और ये है लो वेल्ड, है ना। तो कुल मिला के वेल्ड ही है। ऊपर ये मोजाम्बिक है, तो ये आप देख सकते हैं। और ये हमारा जो यूरेशिया है, वहाँ पे जो स्टेपे मिलते हैं, तो ये हमारे यूरेशिया का रीजन है। तो यूरेशिया में हम देख सकते हैं कि हंगरी में, रोमानिया से लेके यूक्रेन, वेस्टर्न स्टेपे यहाँ पे अल्टाई माउंटेन, यहाँ पे ईस्टर्न स्टेपे, और ये पूरा हमारा मंचूरिया तक ये हमारा घास के मैदान या स्टेपे देखने को मिलते हैं। हंगरी में हम बोलते हैं इसको पुस्ताज, जो यूएसए में हम प्रेरीज बोल रहे थे, और पंपास, ऐसे यहाँ पे हंगरी में हम इसको पुस्ताज भी बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ से याद कर लेना है कि पुस्ताज हंगरी और सराउंडिंग रीजन में, प्रेरी यूएसए में बता दिया, पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में हो गया, बुश वेल्ड नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका, हाई वेल्ड साउथर्न साउथ अफ्रीका, डाउन्स और कैंटरबरी, कैंटरबरी न्यूजीलैंड का हो गया, है ना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का हो गया। अभी हम देखते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में हम टेम्परेचर देखते हैं, तो एक्सट्रीम्स मिलेंगे हमको टेम्परेचर के, यानी ज़्यादा ठंडा भी मिलेगा और कभी बहुत गर्म भी मिलेगा, यानी समर्स हॉट होंगे और विंटर्स कोल्ड होंगे। समर्स आर वेरी वार्म एंड ओवर 18 to 20 डिग्री सेल्सियस। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर द समर्स आर नेवर सिवियर। साउदर्न हेमिस्फीयर की हम हमेशा बात करेंगे तो देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे नैरो लैंड मास है। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करेंगे, छोटा सा लैंड मास है यहाँ पे, तो नैरो लैंड मास होने की वजह से क्या है कि मरीन इफेक्ट ज़्यादा आता है ना। तो नैरो लैंड मास यहाँ का रीजन है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा समर नहीं देखने को मिलेगी। प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे तो प्रेसिपिटेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू लोकेशन फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर, ये प्रेसिपिटेशन की रेंज होगी। बिलो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी तब तो फिर डिजर्ट क्लाइमेट हो जाएगा, है ना। तो द हैवीएस्ट रेन कम्स इन जून एंड जुलाई, लेट स्प्रिंग एंड अर्ली समर। द मैरीटाइम इन्फ्लुएंस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर कॉजेस मोर रेनफॉल। तो ये मैंने आपको बताया कि मैरीटाइम इन्फ्लुएंस रहेगा, जैसे साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ पे रेन ज़्यादा होगी। चिनुक स्नो ईटर्स। चिनुक मैंने आपको पहले भी बताया था कि चिनुक क्या है, एक हॉट लोकल कैटाबिटिक विंड है दैट ब्लोज डाउन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकीज। रॉकीज हमारा कहाँ मिलता है, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पे हमारे रॉकीज फैले हुए हैं। तो यहाँ से जब विंड आएगी तो यहाँ पे तो रेनफॉल होगी, लेकिन यहाँ पे रेनफॉल ना होके यहाँ पे कैटाबिटिक विंड जाएगी, यानी कि मॉइस्चर लेस विंड जाएगी, जिससे वो गर्म हो जाएगी। और यहाँ पे जो स्नो फॉर्मेशन या आइस से जमे हुए जितने भी प्लेसेस होंगे वहाँ पे ये अच्छा काम करेगी, आइस को मेल्ट करेगी, है ना। तो ये चिनुक का काम है। इट इज़ सिमिलर टू फॉन इन स्विट्जरलैंड। ऐसे स्विट्जरलैंड में फॉन मैंने आपको बताई थी, तो फॉन है, उसका भी यही काम है। एंड कम से इन ए साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन टू द प्रेरीज। और ये कैसे आएगी, साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में आती है प्रेरीज पे। यहाँ पे प्रेरीज है हमारे अमेरिका में, तो ये जो प्रेरीज पे साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन से आएगी। इट कम्स विद द डिप्रेशन इन विंटर फ्रॉम द पैसिफिक कोस्ट असेंडिंग द रॉकीज एंड देन डिसेंडिंग टू द प्रेरीज। तो प्रेरीज के लिए ये चिनुक अच्छा काम करती है ना, क्योंकि जो आइस है उसको मेल्ट करती है। इट इज़ हॉट विंड एंड मे रेज द टेम्परेचर बाई 5 डिग्री सेल्सियस विद इन ए मैटर ऑफ 20 मिनट्स। 20 मिनट के अंदर ये 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो इट मेल्ट्स द स्नो कवर्ड पेस्चर्स एंड बेनिफिट एग्रीकल्चर एंड एनिमल रैंचिंग। तो एनिमल रैंचिंग, क्योंकि
स्नो कवर्ड रहेंगे अगर घास वगैरह, तो जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी दिक्कत है रेंचिंग के लिए। रेंचिंग मतलब वो चरने वगैरह के लिए, और जो पैस्चर्स लैंड है उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो चिनूक वहाँ अच्छा काम करती है। स्नो ईटर बोलते हैं। स्नो ईटर क्यों बोलते हैं, ये लिखा है स्नो ईटर क्योंकि ये बर्फ़ को खाती है। स्टेपे और टेम्परेट ग्रासलैंड, तो ये स्टेपे में हमने क्या क्या देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, क्लाइमेट देख लिया। अब हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ स्टेपे क्लाइमेट कैसा होगा, ग्रासेस ट्री लेस रहेंगे। जैसे हमने समाना में देखा था, हमने देखा था कि स्पार्सली ट्रीज भी थे, है ना, काफ़ी लंबी लंबी घास थी, उतना न्यूट्रिशियस नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये ट्री लेस रहेंगे और ग्रासेस आर मच शॉर्टर, है ना, और ग्रासेस आर टॉल, फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस। दिस इज टिपिकल ऑफ द ग्रास ऑफ द वीट लैंड्स इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का जो वीट लैंड है वहाँ की ऐसी ही ग्रास है। द रिच ब्लैक अर्थ और चैनोजम एरियाज ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन की जो मिट्टी है उसको हम चैनोजम बोलते हैं। जब मैं सॉइल्स बढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। एंड द बेटर वाटर्ड एरियाज ऑफ एशियाटिक स्टेपेस। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्रास है वो टॉल, फ्रेश और न्यूट्रिशियस है ना, और वीट वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा लैंड, जो प्रेरी लैंड है वो अमेरिका का वीट के लिए काफ़ी अच्छा है। वेयर द रेनफॉल इज लाइट और अनरिलायबल और द सॉइल इज पुअर एज इन कंटिनेंटल इंटीरियर्स ऑफ एशिया, द शॉर्ट स्टेपे टाइप ऑफ ग्रास प्रिवेल। जहाँ पे रेनफॉल अनरिलायबल है वहाँ पे जो स्टेपेज होंगे वो शॉर्ट टाइप की ग्रास होगी। द ग्रासेज आर नॉट ओनली शॉर्टर बट आल्सो वायरी। तो वहाँ पे फिर सवाना टाइप की घास होने लगेगी, मतलब वायरी, है ना, स्पार्स, मतलब उतनी अच्छी नहीं रहेगी। दीज एरियाज आर लेस सुटेबल फॉर एरेबल फार्मिंग। तो वहाँ पे फार्मिंग नहीं हो पाएगी, बस रेंचिंग यानी कि पशुओं को चराने वगैरह का काम वहाँ पे चलेगा। ट्रीज की बात करें तो पोलवार्ड जैसे जैसे जाएंगे, एन इंक्रीज इन प्रेसिपिटेशन गिव राइज टू ए ट्रांजिशनल जोन ऑफ वुडेड स्टेपेस वेयर सम कॉनिफर्स ग्रेजुअली अपीयर। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम अभी मिड लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, पोल्स की तरफ जाएंगे, तो ये ग्रास है ये धीरे धीरे किस में बदलते जाएंगे, जो कॉनिफर ट्रीज होते हैं। ये कॉनिफर ट्रीज होते हैं, नुकीली पत्तियों वाले ट्रीज होते हैं, ये आपने देखे होंगे। तो नुकीली पत्तियों वाले ऐसे जो ट्रीज होते हैं उनमें बदलते जाएंगे, क्योंकि पोल की तरफ जाते हैं तो आइस फॉर्मेशन बढ़ता है। तो ये पत्तियां जो हैं फिर इस टाइप का शेप लेती हैं कि इन पे आइस अगर गिरे तो नीचे ढलक के नीचे गिर जाए, है ना। तो कॉनिफर ट्रीज मिलना हमको फिर शुरू हो जाते हैं। इन द कल्टिवेटेड रीजन सच एज व्हीट फार्म्स ऑफ प्रेरीज, प्रेरी के जो व्हीट फार्म है, गेहूं की खेती होती है। डबल रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड अराउंड द हाउस टू शील्ड द ऑक्यूपेंट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विंड। तो बड़े बड़े पेड़ भी खड़े किए जाते हैं रोज में, जिससे कि स्ट्रॉन्ग विंड से इनकी सुरक्षा हो पाए व्हीट लैंड की। एनिमल्स की बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड डू नॉट हैव मच एनिमल डाइवर्सिटी। सवाना में तो हमने देखा हर तरीके का एनिमल मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। हॉर्सेज आर कॉमन एशियन स्टेपेस, हॉर्सेस कॉमन होते हैं। हम देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो व्हीट एंड मेज कल्टीवेशन होता है, रैंचिंग होती है, नोमैडिक हर्डिंग इन एशियन स्टेपेस होते हैं, एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड व्हीट कल्टीवेशन है, पेस्टोरल फार्मिंग होती है। तो व्हीट एंड मेज कल्टीवेशन की हम बात करें तो फिर जो हमारे प्रेरीज हैं, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है प्रेरीज को। मेज इज इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड इन द वार्मर एंड वेटर एरिया। तो मेज का भी प्रोडक्शन काफ़ी होता है। रैंचिंग बात करें, ये सब जो पशुपालन होता है या पशुओं को चराना होता है। द टफ्टेड ग्रास जो है वो रिप्लेस हो गई है अब न्यूट्रिशियस लूसन ग्रास या अल्फा ग्रास बोलते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ इस टाइप की, ये अल्फा ग्रास है। तो कैटल और सीप रेयरिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। दीज टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर नाउ द लीडिंग रेंचिंग रीजन्स ऑफ ग्लोब। तो पंपास की बात करें जैसे अर्जेंटीना का, तो ये लीडिंग रेंचिंग रीजन अब बन गए हैं। तो ये हमारा पंपास मैंने आपको बताया था। अब हम देखते हैं नोमैडिक हर्डिंग इन एशियन स्टेपेस। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो कजाक या किर्गीज हैं, ये इस टाइप के पहाड़ों के बीच ये इस टाइप से अपना रेंचिंग करते रहते हैं। द हर्डर्स वर वांडरिंग ट्राइब्स, जैसे किर्गीज, कजाक्स। नाउ अंडर द कम्युनिस्ट रिजीम, जो अब सरकारें चेंज हो गई है, डेवलपमेंट होने लगा है, तो अब ये क्या है, अभी इनको सेटल डाउन कर दिया गया है। अब ये हमेशा ऐसे वांडरिंग नहीं कर सकते हैं, अब ये सेटल्ड हो गए। द स्टेपेस हैव बीन मेड इनटू ह्यूज कलेक्टिव फार्म्स एंड स्टेट फार्म्स फॉर रैंचिंग और प्रोड्यूसिंग सीरियल। अब ये सीरियल प्रोड्यूस करने के लिए या कलेक्टिव फार्म्स इन लोगों ने अपने बना लिए। एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड व्हीट कल्टीवेशन, काफ़ी मैकेनाइज या मशीन देख सकते हैं, काफ़ी एडवांस मशीन वगैरह से ये यहाँ पे व्हीट कल्टीवेशन होता है। द लेवलनेस ऑफ स्टेपेस एंड अदर टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर ओवर द वर्ल्ड मेक्स प्लाइंग एंड हार्वेस्टिंग ए कंपेरेटिवली इजी जॉब। तो इजी हो गया। प्रेरीज की बात करें यूएसए में, द अर्जेंटीनियन पंपास की बात करें, यूक्रेनियन स्टेपेस की बात करें, डाउन्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया में, ये सारे अब कम्प्लीटली मैकेनाइज्ड हो चुके हैं। पेस्टोरल फार्मिंग की बात करें तो हमने बताया काफ़ी न्यूट्रिशियस
ग्रास वगैरह है, तो जो नेचुरल कंडीशन है वो एनिमल्स फार्मिंग के लिए काफ़ी बढ़िया है। विद द डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटेड शिप, यानी कि जो शिप्स हैं उन पे रेफ्रिजरेशन की अब काफ़ी सुविधा रहती है, जिससे क्या है कि बीफ, मटन और ये सब को भी एक्सपोर्ट करना लार्ज क्वांटिटी में काफ़ी आसान हो गया है। मिल्क, बटर, चीज़, ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये आल्सो इम्पॉर्टेंट इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड ये मैं आपको बता चुका हूँ। और बाकी मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ग्रासलैंड्स में क्या होती है, जैसे हम प्रेरीज की बात करें यूएसए की, तो यहाँ पे व्हीट ग्रेनरीज होती है, एक्सटेंसिव रैंचिंग होती है। पूछताछ की बात करें हंगरी की, तो रिच ब्लैक सॉइल है, एबंडेंट व्हीट प्रोडक्शन, शुगर फ्रॉम शुगर व्हीट, तो ये हंगरी में, यूक्रेन में, रोमानिया में, आसपास की कंट्रीज हैं, ये रहता है। पंपास अर्जेंटीना की बात करें, अल्फा गैस है, तो यहाँ काफ़ी रैंचिंग होती है, कैटल रियरिंग है, पशुपालन, डेयरी प्रोडक्ट्स, एक्सटेंसिव व्हीट प्रोडक्शन रीजन है। तो वीट तो जितना भी प्रेरीज है वहाँ पे वीट प्रोडक्शन तो मिलना ही है। डाउन्स कैंटरबरी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शीप एंड कैटल रियरिंग काफ़ी फेमस है, ऑस्ट्रेलिया का और कैंटरबरी का, न्यूजीलैंड का है कैंटरबरी। मेरिनो शीप काफ़ी मिलती है, वहाँ से वूल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। वेल्ट की बात करें साउथ अफ्रीका में, तो मैच के फार्म, मक्के के और शीप और कैटल रियरिंग भी होती है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।